गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है इसमें चर्चा करेंगे अपने 6 तारीख को अपने जो सेकंड प्री बोर्ड पेपर अपलोड किया था उस प्री बोर्ड पेपर के सॉल्यूशन की। देखो, ये अपने पॉलिटिकल साइंस का इस साल का दूसरा प्री बोर्ड पेपर है। पहला प्री बोर्ड पेपर अपने पहले बुक का हो चुका है, ये प्री बोर्ड पेपर जो है वो सेकेंड बुक का है। ठीक है, और सारे क्वेश्चन जो है वो अपने ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है। अब इस पेपर का सॉल्यूशन कराने से पहले सबसे पहले मैं उन बच्चों के नाम आपको बताऊंगा जिन्होंने टॉप 10 में जगह प्राप्त की है। मतलब इस बार मेरे पास में हालांकि थोड़ी कॉपियाँ कम आई है क्योंकि होली का त्यौहार था, लगभग 123 के आसपास बच्चों की कॉपियाँ आई है। ठीक है, और उन 123 बच्चों में जो टॉप 10 बच्चे हैं उनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले है अपने शुभम शर्मा, सेकंड है अपने विकास शर्मा, थर्ड है अपने वर्तिका, फिर सोनू मेघवंशी, फिर गोलू गुज्जर, फिर नारायण लाल जालोर से, फिर दीपक, फिर अजीत, फिर रीना, फिर अंकिता। ये 10 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने भैया सबसे बेस्ट कार्य किया है। मतलब 123 कॉपियाँ जो मेरे पास में आई थी उनमें से 10 ये सबसे बेस्ट कार्य करने वाले स्टूडेंट्स है। हालांकि ये मैं नहीं कह रहा कि और बच्चों ने अच्छा नहीं किया है, लेकिन लगभग बच्चों ने क्या किया है, आधे क्वेश्चन किए हैं, आधे नहीं किए हैं। आंसर देने का उनका तरीका सही नहीं है, क्वेश्चन कुछ करके हैं कुछ नहीं करके, किसी के 10 गलत है, किसी के 12 गलत है, तो इस प्रकार से है। समझ गए। अब देखो भैया, यहाँ पर अपने इसका सॉल्यूशन करने से पहले इस पेपर की सबसे खास बात जो मैंने नोट की है वो ये है कि इनमें से 1% ऐसा है जिसमें 99% बच्चों ने गलत आंसर दिया है। 99% बच्चों का आंसर गलत आया है। एक क्वेश्चन ऐसा है, ये भी जो मैंने 10 नाम बताए हैं इनमें भी कम से कम 5-7 बच्चे ऐसे हैं जिनका ये क्वेश्चन गलत है। और वो क्वेश्चन कौन सा है, वो क्वेश्चन देखो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे अपने ये 8वां जो क्वेश्चन है, नीति आयोग के प्रथम और वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, ये क्वेश्चन भैया लगभग बच्चों का गलत है। कईयों को तो चलो हो सकता है वर्तमान का आपको पता नहीं हो, लेकिन कईयों को तो पहले का ही पता नहीं है। देखो मैं यहाँ पर वापस बता दूँ आपको, हालांकि मैंने जब पढ़ाया था उस समय भी बताया था भैया, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष तो थे अरविंद पनगड़िया। ठीक है, अरविंद पनगड़िया, ये आपको याद रहता है तो ठीक है, नहीं रहता तो भी कोई खास बात नहीं है। लेकिन सबसे मेन आपको ध्यान रखना है वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है। लगभग बच्चे करके आ रहे हैं राजीव कुमार। क्यों? क्योंकि अपनी बुक में भी राजीव कुमार दिया हुआ है, अपनी पासबुक में भी राजीव कुमार है, डेस्क वर्क में शायद पता नहीं मेरे को डेस्क वर्क का तो, लेकिन पासबुक में राजीव कुमार दिया है। भैया वर्तमान में राजीव कुमार नहीं है। वर्तमान में जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष है उनका नाम है सुमन के बेरी। सुमन के बेरी। देखो, एक तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष और एक यूएनओ के वर्तमान में महासचिव, इन दोनों को आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। हर साल दोनों में से एक क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद में अगर एक क्वेश्चन की और चर्चा करें जिसमें भी काफ़ी बच्चों ने गलत किया है, वो क्वेश्चन है अपने 12वां। भारत में नए आर्थिक सुधारों की शुरुआत किसके समय की हुई थी। लगभग 40% बच्चे तो आंसर लगा रहे हैं मनमोहन सिंह, 30% आंसर लगा रहे हैं वीपी सिंह, जबकि यहाँ पे बहुत ही कम बच्चे गए हैं जिन्होंने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, उसने ये सही किया है। देखो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, इसमें क्या दिया है, भारत में नए आर्थिक सुधारों की शुरुआत पूछी अगले ने। शुरुआत का मतलब कौन हो गया, राजीव गांधी। तो ये थोड़ी सी छोटी छोटी कमियां हैं भैया, ये आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको टॉप बनने से रोक सकते हैं। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्योंकि अगर छोटे पर्सन ही अपने से गलत हो जाएंगे तो मेरे ख्याल से फिर बड़े क्वेश्चनों में तो मुश्किल है, क्योंकि 4 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा उसमें एग्जामिनर आपको 3 दे देगा, 3.5 दे देगा, 3.25 दे देगा। 4 बहुत ही रेयर केस में देता है, तो अपने वहाँ भी नंबर कट रहे हैं और अगर छोटे क्वेश्चनों में अपने नंबर कट जाएंगे तो मेरे ख्याल से अपना जो एक टॉप रैंक प्राप्त करने का सपना है उसमें शायद बाधा उत्पन्न हो सकती है। अब मैं इस पेपर का अपने सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ, थोड़ा स्पीड से अपने सॉल्यूशन करेंगे। आप अपनी कॉपियाँ चेक कर लो कि आपने कहाँ कौन सी गलती की है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है भी, आपने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव। सेकंड, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, हमेशा देश का प्रधानमंत्री होता है। थर्ड, बांडुंग सम्मेलन भैया 1955। चौथा है अपने पहली गैर कांग्रेसी सरकार का नेतृत्व। ये देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रखना भैया, इसका आंसर मोरारजी देसाई है, लेकिन कई बार इस क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा देता है अगला।
अगला ये पूछ लेता है प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो भी ध्यान रखना मोरारजी देसाई। चिपको आंदोलन 1973 उत्तराखंड में हुआ था। दलित पैंथर्स का संबंध महाराष्ट्र से है। उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए नारे का संबंध किस आंदोलन से है, द्रविड़ आंदोलन से। कईयों ने बोडोलैंड कर रखा है, बोडोलैंड नहीं है भैया। पंजाब वाला पंजाब हरियाणा 1966 में, इसको ध्यान रखना है, बहुत बार आता है ये। लोकतंत्र बचाओ का नारा भैया 5वें आम चुनाव अर्थात 1971 में दिया गया था। आपातकाल जो लागू हुआ था 25 जून 1975 को, वो अनुच्छेद 352 है। मंडल आयोग की सिफारिश को किसने लागू किया था, राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने लागू किया था भैया, समझ रहे हो। भारत में नए आर्थिक सुधारों की शुरुआत राजीव गांधी। ओके, क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, रिक्त स्थानों की पूर्ति। देखो 6 क्वेश्चन आएंगे आपके 6 अंक के, तो इन क्वेश्चनों में भैया होश के जहाँ तक गलती करने की बिल्कुल भी गुंजाइश मत रखो। इनको इस प्रकार से करो कि ये आपके 12, 12, 24, 24 और 6, 30 नंबर, क्योंकि 3 नंबर तक के जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे 1-1 नंबर के आएंगे, 30 नंबर हो गए। ये 30 नंबर तो आपके हर हालत में आने ही चाहिए। तो 30 तो ये हो गए, मान लो 20 आपके स्कूल से भेज दिए, कितने हो गए 50। अब बाकी के 4 से लेकर 23 तक के क्वेश्चन बचते हैं ना, उनमें अगर आप जैसे मान लो आपके पास में कितने नंबर का बच गया पेपर, 50 नंबर का बच गया, 50 में से अगर आप 30 भी लाते हो तो 80 पर तो आप आराम से चले गए। लेकिन शर्त यह है इनमें आपके 30 में नहीं कटने चाहिए, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला है भैया प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे, और चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक जोर उद्योगों पर दिया गया। नेफा या उत्तरी पूर्वी सीमांत के नाम से अरुणाचल प्रदेश को जानते हैं। लोकदल नामक पार्टी की स्थापना, ये भी कईयों ने गलती की है भैया, चरण सिंह ने की थी, ध्यान रखना, चौधरी चरण सिंह। 5वां है भैया दक्षिण भारत के प्रसिद्ध राजनेता ईवी रामास्वामी नायकर को पेरियार, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। जम्मू कश्मीर के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे भैया, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, ठीक है। तीसरे के पहले क्वेश्चन की बात करते हैं अपने, बामसेब की स्थापना कब हुई थी। बामसेब की स्थापना हुई थी भैया 1978 में। बामसेब का पूरा नाम बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉयज यूनियन फेडरेशन, ठीक है। 17वीं लोकसभा चुनाव में, देखो ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के डाला है क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था, एक बार इसी प्रकार से ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया था कि किसको कितनी सीटें मिली। अब देखो पहली बात तो 17वीं लोकसभा के चुनाव कब हुए, 2019 में हुए, ठीक है। और कितनी सीटें मिली, देखो 17वीं लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को मिली 303 सीटें और कांग्रेस को मिली थी भैया 52 सीटें, ठीक है। सिक्किम का भारत में विलय 1975 में हुआ था। जम्मू कश्मीर में सम्मिलित 3 राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र कौन कौन से, पहला जम्मू हो गया, दूसरा कश्मीर, तीसरा लद्दाख। किस प्रस्ताव के तहत पंजाब में क्षेत्रीय स्वायत्ता की मांग की गई, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, ध्यान रखना। स्वतंत्र भारत के प्रथम चुनाव कब हुए थे, देखो प्रथम चुनाव भैया हुए थे फरवरी 1952 में, ठीक है। अगर एग्जैक्ट आपको ध्यान रखना हो तो ध्यान रखना अक्टूबर 1951 में स्टार्ट हुए थे और फरवरी 1952 तक चले थे, इसलिए इनको फरवरी 1952 के चुनाव कहा जाता है। नेक्स्ट है भैया अपने स्वतंत्र गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। देखो जब किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तब क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर सरकार बनाती है और जो सरकार बनती है उसको बोलते हैं गठबंधन सरकार, मतलब मिलीजुली सरकार। नेक्स्ट है भैया नीति आयोग के प्रथम और वर्तमान में उपाध्यक्ष, मैं बता चुका हूँ आपको स्टार्टिंग में ही। केरल मॉडल क्या है भैया, देखो केरल में विकास और नियोजन के लिए जो रास्ता अपनाया गया ना उसी को क्या बोलते हैं, केरल मॉडल। नेक्स्ट है पंचशील समझौता कब और किन के मध्य हुआ। पंचशील समझौता हुआ था भैया 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के मध्य हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के थे अपने चाउ एन लाई, ठीक है। 5 बिंदुओं को लेकर ये समझौता हुआ था। ताशकंद समझौता कब और किन के मध्य, ताशकंद समझौता हुआ था भैया 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान, भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की तरफ से जनरल अयूब खान। गरीबी हटाओ का नारा कौन से आम चुनाव में दिया गया था, 5वें आम चुनाव में अर्थात 1971 में, क्लियर है। अब बात करते हैं खंड ब की। देखो ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है, देखो ऑपरेशन ब्लू स्टार भैया ये अपने जो पंजाब है, पंजाब में अमृतसर में एक मंदिर है भैया, इसका नाम है स्वर्ण मंदिर। उसमें क्या हुआ था 1984 की बात है, आतंकवादी जो थे उन्होंने उसे एक प्रकार से अपना ठिकाना बना लिया। तब इंदिरा गांधी ने उन आतंकवादियों को समाप्त करने के लिए, उनको मारने के लिए, उस मंदिर को स्वतंत्र कराने के लिए वहाँ पर एक अभियान चलाया था, एक सैनिक कार्रवाई की थी, उसी का नाम है ऑपरेशन ब्लू
स्टार 1984, ठीक है। पांचवा है भैया, आपकी राय में जम्मू कश्मीर में क्षेत्रीय आकांक्षाएं उभरने के कोई दो कारण बताइए कि जम्मू कश्मीर जो है उसमें क्षेत्रीय आकांक्षाएं क्यों उभरी थी। तो देखो इसमें अपने सीधी सी बात है, कश्मीर जो है उसका पाकिस्तानी जो नेता है भैया, उनका ये विचार है कि कश्मीर पाकिस्तान से संबंध है, ठीक है। क्योंकि राज्य के अधिकांश जनसंख्या जो है वो किस प्रकार की है, मुस्लिम है। तो कश्मीर जो है, पाकिस्तान के नेताओं का यह मानना है कि कश्मीर जो है, इस कश्मीर के ऊपर, सॉरी मैं गलती बता गया आपको, एक सेकंड, दे दीजिए, हाँ, ताकि वजह से यार किस और गलत हो गई एक। हाँ, चलो ठीक है, हमारी बार है ना। हाँ बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा कोई आ भी गए थे। और हाँ, क्वेश्चन कौन सा था अपना, सॉरी, चौथा हो गया। हाँ, पांचवा क्वेश्चन है भैया, आपकी राय में जम्मू कश्मीर में क्षेत्रीय आकांक्षाएं उभरने के दो कारण बताइए। मतलब जम्मू कश्मीर के लोगों में अलग होने की आकांक्षा, एक क्षेत्रीय आकांक्षाएं क्यों पनपी थी, ऐसे क्या कारण थे। तो पहला तो लिख सकते हैं अपने जैसे देश की सुरक्षा है, एकता है, अखंडता है, इसको खतरा उत्पन्न हो गया था, ठीक है। दूसरे अपने कह सकते हैं कि भारत सरकार को इस क्षेत्र की सुरक्षा हेतु सेना पर अधिक व्यय करना पड़ रहा था, ठीक है। तीसरा अपने कह दे, निरंतर वहाँ पे तनाव की स्थिति बनी हुई थी, जम्मू कश्मीर के लोगों का जीवन जो है वो एक प्रकार से अस्त व्यस्त हो गया था। उपरोक्त कारणों की वजह से जम्मू कश्मीर जो है उसमें क्षेत्रीय आकांक्षाएं उभर कर सामने आई। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं भैया। छठवां क्वेश्चन है, राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता, जिसको पंजाब समझौता भी कहा जाता है, इसकी प्रमुख शर्तें लिखिए। देखो ये समझौता हुआ था भैया अपने 1985 में, शायद जुलाई का महीना था। 1985 में अपने राजीव गांधी और लोंगोवाल के मध्य ये समझौता हुआ था। और यह समझौता जो है, इसमें क्या पूछा है, शर्तें। इस समझौते के तहत भैया पंजाब में शांति स्थापित करने की बात कही गई। पहली बात तो चंडीगढ़ जो है वो पंजाब को दे दिया जाएगा। दूसरी बात, तीसरी अपने पंजाब एवं हरियाणा के मध्य जो सीमा विवाद है उसको सुलझाने के लिए एक आयोग बनाया जाएगा। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के मध्य रावी और व्यास नदी का जो जल है उसके बंटवारे के लिए एक न्यायाधिकरण का गठन किया जाएगा। इस प्रकार की 4-5 बातें हैं, कोई भी आपको जो बेस्ट लगे वो याद कर सकते हो। नेक्स्ट अभी चिपको आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी। देखो चिपको आंदोलन अभी मैंने आपको बताया 1973 में उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था। वहाँ के लोगों की मुख्य मांग ये थी कि जंगलों की कटाई का जो ठेका है वो किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिए। 8वां है भैया, भारतीय किसान यूनियन बीकेयू की कोई दो विशेषताएं बताइए। बीकेयू ये भारतीय किसान यूनियन, ठीक है, महेंद्र सिंह टिकैत वाला है अपने। देखो बीकेयू क्या है भैया, बीकेयू था अपने उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, इस साइड के जो किसान थे उन किसानों का यह एक प्रकार से संगठन था। उन किसानों का बनाया हुआ ये एक प्रकार से कहे अपने एक समूह था, एक दल था। अब यहाँ पे बात पूछी है कि इनकी विशेषताएं बताओ। तो देखो इन्होंने क्या किया, अपनी मांगों को मनवाने के लिए धरने वगैरह दिए, रैलियाँ आयोजित की, प्रदर्शन किए, हड़ताल वगैरह की, जेलों में गए, जेल भरो आंदोलन चलाए, ठीक है। इसके अलावा जो आर्थिक मसले हैं उन आर्थिक मसलों को सुलझाने के लिए एक प्रकार से जाति पंचायतों की इनके द्वारा क्या की गई, स्थापना की गई। नेक्स्ट भैया, ताड़ी आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं। जिसका क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में भैया वहाँ की जो महिलाएं थी उन्होंने शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए जो आंदोलन चलाया उसी को क्या बोलते हैं, ताड़ी विरोधी आंदोलन। और इस आंदोलन का प्रमुख नारा क्या था, ताड़ी की बिक्री बंद करो। ताड़ी बोलते हैं भैया शराब को, ठीक है। दल बदल, 10वां है, दल बदल से आप क्या समझते हैं। देखो जब कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव जीत जाए और चुनाव जीतने के बाद में स्वार्थ के कारण या लालच के कारण अपनी मूल पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए, इसी को बोलते हैं दल बदल, ठीक है। इसके लिए एक जुमला भी फेमस है, आया राम गया राम। नेक्स्ट बात करते हैं भैया, 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस की पुनर्स्थापना के कोई 4 कारण बताइए। देखो ये क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछते हैं। 11वां क्वेश्चन एक बार देखना आप, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं अपने।
1971 के आम चुनाव में कांग्रेस की पुनर्स्थापना, या तो कांग्रेस की पुनर्स्थापना पूछ ले, या कांग्रेस पार्टी की विजय के कारण पूछ ले, या इंदिरा गांधी की जीत के कारण पूछ ले, एक ही है। तो देखो कोई चार कारण कोई भी लिख सकते हो। जैसे पहला कारण तो है अपने इंदिरा गांधी का चमत्कारिक नेतृत्व है। दूसरा, इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ। तीसरा है इंदिरा गांधी की समाजवादी नीतियाँ। ठीक है, इसके अगला कह सकते हैं इंदिरा गांधी का एक प्रकार से अप्रत्याशित वर्चस्व है, इंदिरा गांधी का एक प्रकार से लोकप्रिय होना। ठीक है, कांग्रेस के पास में एक निश्चित एजेंडा और निश्चित कार्यक्रम का होना। इस प्रकार के कई पॉइंट है अपने, कोई भी आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग 4 पॉइंट याद कर सकते हो। 12वां है भैया 1969 में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ, कोई 2 कारण बताइए। देखो 1969 में कांग्रेस पार्टी का भैया विभाजन हो गया था, कांग्रेस पार्टी के टुकड़े हो गए थे। एक बन गई थी कांग्रेस ओ और दूसरी बन गई थी कांग्रेस आर। और ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन और रिक्विजिनिस्ट। अब देखो ये विभाजन क्यों हुआ था। पहली बात, पहला पॉइंट तो था भैया राष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर। मतलब जो कांग्रेस के पुराना नेता थे वो तो चाहते थे नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति बने, जबकि इंदिरा गांधी चाहती थी कि वीवी गिरी को राष्ट्रपति बनाया जाए। इस बात को लेकर टकराव हुआ। इंदिरा गांधी ने भैया उस समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, उसको लेकर विवाद हो गया था। इंदिरा गांधी प्रीविपर समाप्त करना चाहती थी, उसको लेकर हो गया था। इंदिरा गांधी ने अपने मोरारजी देसाई से वित्त विभाग जो है वो वापस ले लिया था, इस बात को लेकर विवाद हो गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से 4-5 पॉइंट ऐसे हैं जिनकी वजह से 1969 में कांग्रेस पार्टी का क्या हो गया, विभाजन हो गया और कांग्रेस पार्टी 2 पार्टियों में बट गई, एक तो कांग्रेस ओ और दूसरी कांग्रेस आर। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 13वां है भी अपने भारत में पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व रहा, कोई 2 कारण बताइए। मतलब पहला 3 आम चुनाव जो हुए थे उन पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ही क्यों जीती, हर बार कांग्रेस की ही विजय क्यों हुई, क्या कारण थे। तो देखो सबसे पहला बात तो अपने कह सकते हैं कि कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी थी, सबसे प्राचीन पार्टी थी, सबसे बड़ी पार्टी थी। इस पार्टी में देश के बड़े बड़े नेता थे। उस समय कोई बड़ी विपक्षी पार्टी नहीं थी। इस पार्टी में वो नेता शामिल थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिया था। उपरोक्त कारणों की वजह से हम कह सकते हैं कि प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना कब और किसने की भी, या 1951 में की थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। इस पार्टी की कोई 2 विचारधाराएं बताइए भैया। इस पार्टी ने एक देश एक संस्कृति एक राष्ट्र का नारा दिया। इस पार्टी ने भारत और पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत की बात कही। इस पार्टी ने कहा कि हिंदी को राजभाषा बनाया जाना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार की कोई भी 2 विचारधाराएं करनी है। 15वां है भैया प्रीविपर्स और सिंडिकेट, इनके ऊपर टिप्पणी लिखनी है। प्रीविपर्स क्या होता है। देखो भैया जो आज़ादी के समय जो राजा महाराजा थे उन राजा महाराजाओं को भारत में शामिल करने के लिए या भारत का एकीकरण करने के लिए उनको ये कहा गया कि हम आपको कुछ विशेष सुविधाएं देंगे, आपको विशेष वेतन दिया जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा वेतन दिया जाएगा, आपके अधिकारों में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जाएगी, लेकिन आप भारतीय संघ में क्या हो जाओ, शामिल हो जाओ। तो जो विशेष अधिकार थे उन्हीं विशेष अधिकारों को क्या बोलते हैं, प्रीविपर्स कहते हैं, जिनको बाद में इंदिरा गांधी ने समाप्त कर दिया था। सिंडिकेट क्या है भैया। सिंडिकेट का मतलब हो गया कांग्रेस के भीतर जो प्रभावशाली ताकतवर जो एक समूह था जिसके द्वारा सभी प्रकार के डिसीजन लिए जाते थे, उसी को क्या बोलते हैं, सिंडिकेट। ठीक है, 16वें क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। 16वां क्वेश्चन है 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है। देखो 1960 का दशक खतरनाक दशक इसलिए कहते हैं क्योंकि भैया निर्धनता है, असमानता है, बेरोजगारी है, सांप्रदायिकता है, गरीबी है, क्षेत्रीय विभाजन है, ये कुछ ऐसे मैटर थे जो आज़ादी के बाद से लेकर 1960 के दशक तक नहीं सुलझे थे। और इसी समय नेहरू जी वगैरह, लाल बहादुर शास्त्री वगैरह जैसे बड़े नेताओं की मृत्यु हो गई थी और इसी समय अकाल वगैरह भी पड़ गया था। तो उपरोक्त कारणों की वजह से 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है। 17वां है भैया प्रथम पंचवर्षीय योजना कब बनी, इसके प्रमुख उद्देश्य बनाइए। प्रथम पंचवर्षीय योजना बनी थी भैया 1951 से लेकर 1956 तक। देखो पहली पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों की बात करें तो भैया उद्देश्यों में पहली पंचवर्षीय योजना जो है उसमें एक प्रकार से सबसे पहली बात तो धीरज के साथ कार्य किया गया। ठीक है, और इसमें देश का सर्वांगीण और संतुलित विकास प्रारंभ
करने की बात कही गई। इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद या देश के विभाजन के बाद देश में जो अव्यवस्था था, असंतुलन का माहौल उठा था, उसे संतुलित करने की बात कही गई। यातायात और संचार के साधन में वृद्धि की गई। उत्पादन क्षमता में वृद्धि था, आर्थिक विषमता को कम करने की बात कही गई। कृषि पर अधिक बल दिया गया। इसके अलावा इस पंचवर्षीय योजना में भाखड़ा नांगल जैसी विशाल परियोजनाओं के लिए भी धनराशि आवंटित की गई एक प्रकार से। ठीक है, तो ऐसे 6-7 उद्देश्य हैं, कोई भी अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग अपने कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। 25 जून 1975 को लागू आपातकाल। ठीक है, 25 जून 1975 को जो आपातकाल लागू हुआ था इंदिरा गांधी के समय, उस आपातकाल का लोकतंत्र पर क्या दुष्प्रभाव पड़ा। देखो इस क्वेश्चन को समझो। लोकतंत्र के ऊपर दुष्प्रभाव पूछ ले या परिणाम पूछ ले या लोकतंत्र को किस प्रकार से हानि हुई या उसका क्या रिजल्ट निकला, कुछ भी आ जाए भैया, आंसर अपने को लगभग सेम ही होगा। तो पहला प्रभाव तो क्या निकला था भैया, आपातकाल लागू होते प्रेस पर पाबंदी लगा दी गई, जिसको बोलते हैं प्रेस सेंसरशिप। मैं यहाँ पे मोटा मोटा बताऊंगा, आपको डिटेल से आपको कराया हुआ है मेरा। ठीक है, इसके अलावा दलीय प्रणाली है जो उस पर दुष्प्रभाव पड़ा। जनसंख्या नियंत्रण की एक प्रकार से नीति लागू की गई थी। ठीक है, मतलब वो नसबंदी कार्यक्रम चलाए थे इंदिरा गांधी के समय। इसके अलावा जो मौलिक अधिकार है, उन मौलिक अधिकारों के ऊपर रोक लगा दी गई। प्रेस पर पाबंदी लगा दी गई। राजनीतिक जो कार्यकर्ता थे, जो नेता वगैरह थे, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। इस प्रकार के क्या पड़े थे, दुष्प्रभाव पड़े। 19वें क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। भारतीय विदेश नीति की कोई 4 विशेषताएं बताइए। देखो भारत की जो विदेश नीति है भैया, देखो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए भारत की विदेश नीति का जनक कौन था। कई बच्चे ये पूछते हैं कि जनक कौन था भैया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ना, वही तो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और वही भारत की पहले विदेश मंत्री भी थे। और विदेश नीति का जनक जो है वो भी उन्हीं को कहा जाता है। तो अब बात आती है कि भारत की विदेश नीति की कोई 4 विशेषताएं। तो देखो विशेषताओं में ऐसा है, पहले तो अपने कह सकते हैं भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। ठीक है, भारत ने उपनिवेशवाद का विरोध किया, भारत ने साम्राज्यवाद का विरोध किया, भारत ने अन्य देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध कायम किए, भारत ने पंचशील समझौता प्रारंभ किया, भारत ने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति अपनाई, भारत ने अन्य राष्ट्रों के हितों की सुरक्षा की नीति अपनाई। ठीक है, आपसी सहयोग और समन्वय पर बल दिया। इस प्रकार के 8-10 पॉइंट है, आप जो बेस्ट लगे वो आप 4 या 5 पॉइंट याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं भैया। 20वां क्वेश्चन है अपने मंडल आयोग। देखो इसका नाम मंडल आयोग क्यों पड़ा। पहली बात तो ये मंडल आयोग या मंडल कमीशन का गठन कब और क्यों किया गया, इस आयोग की प्रमुख सिफारिशों का उल्लेख कीजिए। देखो मंडल आयोग है क्या भैया, अपने बिहार के एक सांसद थे जिनका नाम था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जिनको शॉर्टकट में भैया बीपी मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, उनका जन्म हुआ था 1918 के लगभग और बिहार राज्य के सांसद थे भैया। इनके नेतृत्व में जो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है, उस अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पास में उस अन्य पिछड़ा वर्ग के आयोग की जो आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, जो शैक्षणिक स्थिति है, उसका अध्ययन करने के लिए एक आयोग गठित किया गया था और उसका अध्यक्ष बनाया गया था इसी बीपी मंडल को। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, मंडल आयोग या मंडल कमीशन। ठीक है, और वैसे इसको दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग भी कहा जाता है। और इन्हें यह कार्य दिया गया कि आप पता करो कि अन्य पिछड़ा वर्ग जो है वो आर्थिक और शैक्षणिक रूप से क्यों पिछड़ा हुआ है। समझ रहे हो। तो अब देखो इन्होंने कार्य करना प्रारंभ कर दिया और कार्य करना प्रारंभ करने के बाद में इन्होंने ये सिफारिश पेश की कि देखो अन्य पिछड़ा वर्ग की जो जातियाँ हैं उनको वाकई में उनकी कंडीशन जो है वो आर्थिक और शैक्षणिक रूप से कमज़ोर है। हालांकि सभी की नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी जातियां हैं जिनकी कंडीशन डाउन है, इसलिए इनको 27% क्या दिया जाए, सरकारी नौकरियों में या शैक्षणिक संस्थाओं में इनको आरक्षण दिया जाए। इस प्रकार की बात किसने कही थी, मंडल आयोग ने कही थी। और फिर 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा की जो सरकार बनी थी उसने इन सिफारिशों को क्या कर दिया था, लागू कर दिया था। ये मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ, डिटेल से आपको मेरा पढ़ाया हुआ है, अच्छी तरह से आपको नोट्स भी लिखाए हुए हैं। ठीक है, अब निबंधात्मक क्वेश्चन आ गए भैया। निबंधात्मक आपको कराए हुए हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। पहला प्रश्न है 21वां श्योरी, स्वतंत्र भारत के समक्ष राष्ट्र निर्माण की कौन कौन सी चुनौतियाँ थी। 3 चुनौतियाँ थी, तीनों का डिटेल से वर्णन करना है आपको। पहले तो अपने देश का आर्थिक विकास है, एकता कायम करने की चुनौती हो गई, और तीसरी हो गई लोकतंत्र कायम करने की। फिर हैदराबाद रियासत वाला है, निजाम वाला, अच्छी तरह से आपको समझाया हुआ है।
हैदराबाद का राजा निजाम था वो क्रूर अत्याचारी शासक था। तेलंगाना के किसानों ने आंदोलन कर दिया था, फिर पूरे हैदराबाद की जनता ने आंदोलन कर दिया। हैदराबाद रियासत भारत में शामिल होना चाहती थी, जबकि निजाम जो है वो अपने को स्वतंत्र रखना चाहता था। और फिर उसने हैदराबाद की जनता का शोषण करने के लिए अपने गुंडे भेजे थे, जिनको रजाकार कहते हैं। फिर भारतीय सेना ने आक्रमण किया था 1948 में, हैदराबाद को भारत में मिलाया था इस प्रकार से। फिर 23वां है भैया भारत विभाजन के प्रमुख परिणाम देख लो, या आंध्र प्रदेश वाला, पोटी श्रीरामुलु वाला, या राज्य पुनर्गठन आयोग। ये सारे क्वेश्चन मेरे आपको कराए हुए हैं डिटेल से, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से भैया ये था अपने पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड प्री बोर्ड पेपर, जिसका सॉल्यूशन मैं आपको करा चुका हूँ। लेकिन जो गलतियाँ आप अभी भी कर रहे हो, मेरे ख्याल से वो आपको आगे ले जाके परेशानी में डाल सकती है। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ जो आप कर रहे हो, इनमें सुधार करने का प्रयास करो। ओके भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।